नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी निधि सिंह। बिहार अड्डा पर एक बार फिर से आप सबका जोर शोर से स्वागत करती हूँ। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ काफ़ी दिनों बाद बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। हम चोल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे आज। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली, तो जाइए ज़रूर अड्डा 247 पर। आप इसके कोर्सेज़ जाके देख सकते हैं और अगर आपको कोर्सेज़ पसंद आए और आपको लगे कि मुझे लेना चाहिए, तो ज़रूर लीजिए, बट मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना ना भूलें, Y326 3 दूनी 6। ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चोल एम्पायर। चोल एम्पायर बेसिकली आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था भारत में, पहले ये जानना ज़रूरी है। ये आप जो नीला निशान देख रहे हैं, ये पूरा चोल एम्पायर का निशान है और ये गुलाबी भी, यहाँ तक भी उनका प्रभाव फैला हुआ था। और इसके अलावा ट्रेड रूट आप देख सकते हैं, इंडिया से लेकर चाइना तक फैला हुआ था। ठीक है? तो ये पूरा चोल एम्पायर का एक मैप के ज़रिए मैं आपको पूरा एक इसका एक आइडिया दे रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है चोल एम्पायर फैला हुआ था। सो चोल एम्पायर के बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल चोला यानी कि शाही चोल। शाही चोल कौन थे? तो ये बेसिकली संगम एज के बाद, आपका संगम एज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद उरैयूर के सामंत थे। ठीक है? उरैयूर जो आपकी यहाँ पर डायनेस्टी थी, उनके सामंत यहाँ पर हो जाएंगे। और इनको इंपीरियल शाही इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका रूल श्रीलंका तक फैला हुआ था और मलेशिया और जो इंडोनेशिया हम बोलते हैं वहां तक इनका रूल फैला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी। इसके बाद यहाँ पर ये चोल एम्पायर ने बहुत बड़े, हजारों की संख्या में शिलालेख, मंदिर, प्रशासन, समाज, इससे रिलेटेड बहुत से काम भी करवाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब चोलास का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि ये मुट्टरियार फैमिली कावेरी डेल्टा पर होती थी, उससे आते हैं। और पल्लवा किंग्स जो कांचीपुरम के, उनके सबॉर्डिनेट थे ये, उनके यहाँ पर काम करते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर जो है राजा बनना शुरू किया। इसके बाद विजयालय, जो सबसे पहले राजा माने जाते थे चोल साम्राज्य के, उन्होंने तंजावुर शहर को देवी निशुंभ सुदनी यानी कि देवी दुर्गा के लिए मंदिर के साथ यहाँ पर शुरुआत की थी, बनाया था। इसके बाद उनके बेटे जो है आदित्य आते हैं और उसके बाद प्रांतका द फर्स्ट आते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो है सिलोनीज रूलर, यानी कि जो आपका सिलोन मतलब श्रीलंका, तो श्रीलंका तक इन्होंने रूल किया है यहाँ पर। इसके बाद बट उन्होंने जो है राष्ट्रकूटास के साथ तोलक्कम नाम का युद्ध वो हार गए थे। प्रांत का द प्रथम ने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिर बनवाए हैं। इसके साथ साथ जो है चिदम्बरम के नटराज मंदिर और सोने की छत भी विमान पर बनवाई है, यानी कि मंदिर के शिखर पर इन्होंने सोने की छत लगवाई है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन करना। उत्तर मेरूर शिलालेख उसके शासनकाल का समय है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहले थे आपके विजयालय। तो विजयालय के बाद उनके बेटे आदित्य, आदित्य के बाद प्रांतक, ठीक है, प्रथम, ये राजा हो जाएंगे, ये उनका क्रम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि देखिए वही बात यहाँ पर बताई हुई है। विजयालय, फिर आदित्य और प्रांतका चोला, इनके काम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजराज चोला द प्रथम, ये यहाँ पर 907 से 1014 एडी तक, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट और फेमस राजा हुए हैं चोल एम्पायर के, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो है समय आप देख सकते हैं 907 से 1014 तक इनका जो समय है यहाँ पर पाया गया है। और पंड्या और चेर के जो है इन दोनों से ये उन्होंने उनको हराया है, पांड्य और चेर राजाओं को। 993 से जब चेर यहाँ पर देख सकते हैं शासकों की समर्थन मांगा, तो चोलों ने श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर अनुराधापुर को राजधानी बना लिया। और दूसरी एक और राजधानी में कहा जाता है कि राजा चोल ने लक्षद्वीप के जो भी द्वीप थे, जिनको हम लक्षद्वीप भी बोल देते हैं, और मालदीव द्वीपों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इनका प्रभाव आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर फैला हुआ था। फिर इसके बाद राजा राजा प्रथम आते हैं। उन्होंने नेवल स्ट्रेंथ यानी कि जो नेवी है, जो आपका समुद्री शक्ति है, उसको इन्होंने बढ़ाया। जल जल सेना को इन्होंने अपनी काफी मजबूत किया।
इसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया और इसके साथ साथ मजबूत किया। 1000 ईस्वी में इन्होंने भूमि सर्वेक्षण का संचालन, अपनी लैंड का यहाँ पर इन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया। ऐतिहासिक शिलालेखों को अंकित करने की प्रथा को अपनाया और इसके बाद उन्होंने युवराज या क्राउन प्रिंस को प्रशासन से जोड़ने की प्रथा शुरू की। इसके साथ साथ शैव धर्म के संरक्षक राजा प्रथम ने तंजौर में महान राजा राजेश्वर का निर्माण कराया। तो कह सकते हैं मंदिर का, यहाँ पर मंदिरों का निर्माण, उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी सेना का ध्यान रखना, फिर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छा करना, ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट काम थे। राजेंद्र प्रथम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर उन्होंने, ये भी एक इम्पोर्टेंट राजा हो जाएंगे, 1014 से 44 तक इनका समय रहा। ठीक है, ये सबसे महान चोल शासक इनको माना जाता था। इन्होंने श्रीलंका को विजय प्राप्त किया 1017 में। इसके साथ साथ वहां पर जो होने वाले कृष्णा तुंगभद्रा जो दोआब थे, यहाँ पर इन्होंने विद्रोहियों को हराया। इसके साथ साथ वेंगी के चालुक्य यानी कि जो पूर्वी चालुक्य जिनको बोला जाता था, उनके साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। फिर बंगाल तक पहुंचे, उड़ीसा तक वैवाहिक संबंध भी बहुत राजाओं से स्थापित किए। साथ के साथ इन्होंने जो है गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि इन्होंने गंगा के जो यहाँ पर वंशज थे उनको हराया था। इसके बाद इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी में डिक्लेयर किया। ठीक है, इन्होंने सुमात्रा के शैलेंद्र शासकों के साथ 100 साल का नौसैनिक युद्ध शुरू किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए चीन में 2 दूतावास भेजे। तो आप देख सकते हैं इनका काफी दूर तक प्रचार प्रसार इन्होंने अपने राज्य का किया था। अब चोल के समाज की धर्म और फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं। 6ठी और 9वीं शताब्दी में शैव और वैष्णव पंथ जैसे भक्ति पंथों का उदय हुआ। साथ के साथ जो है बौद्ध धर्म तमिल से गायब हो गया, और लेकिन जैन धर्म वहां जीवित रहने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ जो है चोल शासक शैव धर्म यानी शिव भगवान की पूजा करते थे, उनको मानते थे। इसी के लिए उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया है और यहाँ पर उन्होंने वेल्लाल समुदाय के इस आदेश का समर्थन किया और शैव संप्रदाय को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल शासकों में रामानुज का विद्रोह किया और एक वैष्णव संत थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इसके बाद लिटरेचर की अगर हम बात करें तो चोल पीरियड में संस्कृत जो है, यहाँ पर चोल एम्परर इसमें संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करते थे, संस्कृत लैंग्वेज को यूज करते थे। साथ के साथ यहाँ पर तमिल भी जो है ये इसी का ही हिंदी हो गया है। तो देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पर संस्कृत जो है यूज करते थे। इसके बाद ज्यादातर काम यहाँ पर संस्कृत में होते थे। बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ये लैंग्वेज भी यहाँ पर शुरू हो गई। इसके बाद यहाँ पर तमिल, जहाँ पर कम्बन और ने रामायण और जो है इन सब का संस्कृत से अनुवाद किया था। इसके साथ साथ जयगोंडार और कालित्तुपर्णी, इन्होंने भी कुलोत्तना द फर्स्ट का कलिंग वार का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि अलग अलग लिटरेचर यहाँ पर किस तरीके से डेवलप हुआ, वो देख सकते हैं। चोल का आर्ट कैसा था, चोल समाज का आर्ट कैसा था, यानी कि आर्किटेक्चर, आर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है। तो म्यूजिक और डांस, जैसे कि आपको कर्नाटिक म्यूजिक है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भरतनाट्यम आज से लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है ये फैला। इसके बाद नाटक की अगर बात करें तो मंदिर के परिसरों में थिएटर होते थे, नाटक होते थे। फिर यहाँ पर पेंटिंग्स की बात की जाए तो पेंटिंग यहाँ पर राजा राजेश्वरा जो गंगईकोंडा चोलपुरम के जितने मंदिर हैं वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग्स डेवलप करवाई। इसके साथ साथ जो है मार्को पोलो जो आपके इटली से आए थे, वहाँ पर उन्होंने इस राजा राजा चोल के जो एम्पायर है इसके टेम्पल्स का यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला की अगर बात करें तो मूर्ति कला चोल का फेमस जो है स्कल्पचर आपका कॉपर का, वो तो आपको पता ही होगा। इसके बाद ये सब आप देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं इनको। साथ में हम चोला आर्किटेक्चर की बात करेंगे। आर्किटेक्चर में यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर जो है चोल एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया और बहुत ही डिटेल में होगा। इसमें मैं आपको मंदिरों के बारे में बताऊंगी। चोल एम्पायर के जितने भी द्रविड़ फीचर के मंदिर हो जाएंगे, पल्लव एम्पायर से शुरू हुए हैं बेसिकली। इसके बाद क्लासिकल फॉर्म्स है, उसके फीचर्स हैं। चोल जैसे कि गोपुरम है, मंडपम है, विमान है, ये यहाँ पर आपका पाए जाते हैं।
जहाँ से आप एंट्री करते हैं मंदिर में, जो दरवाज़ा, उसको हम गोपुरम बोलते हैं। मंडप ये वो जगह होती है जो मंदिर में मेन जो बिल्डिंग होती है उसके आगे जो बरामदा होता है, जहाँ पे बैठा भक्त होते हैं वो बैठते हैं, पूजा करते हैं, डिस्कस करते हैं, और कोई इम्पोर्टेंट असेंबली होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मंडप। विमान होता है, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है मंदिर का, जो ऊपर उभरा हुआ होता है, इसको विमान कहा जाता है। और नॉर्थ इंडिया में यानी कि नागर स्टाइल के अगर मंदिर होंगे तो इसको शिखर बोला जाता है। ठीक है। अब शुरुआत में जो गोपुरम होते हैं वो काफी कम और इतने ज्यादा विस्तृत नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उस वो बहुत बड़े बड़े बहुत शानदार गोपुरम यहाँ पर बनाए जाने लगे, और गोपुरम जो है विमानों पर हावी हो गए, यानी कि कई बार तो दरवाजे इतने शानदार बना दिए जाते थे मंदिरों के कि मंदिर का खुद जो मेन बिल्डिंग होती थी वो भी उससे कम हो जाती थी। अब यहाँ पर विमानों का निर्माण सेलुलर मोड में किया जाता था। इसका मतलब ये है कि जैसे तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है, जहाँ विमान में विभिन्न मंजिलों का निर्माण किया गया। इसमें 13 मंजिलें थी, साथ ही साथ चिदम्बरम के नटराज मंदिर की तरह गोलाकार अवधारणा में मंदिरों का निर्माण शुरू किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं आपका बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर का बहुत फेमस मंदिर है, शैव मंदिर है, और राजराज द्वारा बनाया गया है। इसमें 8 दिशा निर्देशकों को अष्टदिक्पाल कहा जाता है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ के साथ ये जो है दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, जो ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से बना हुआ है, यानी कि पूरे एक सिंगल पत्थर से इसको बनाया गया है। अभयारण्य के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर मध्यकाल में भारत के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है। और इससे रिलेटेड आप कहानी अगर पूरा जानना है इसको, तो आप 7th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप मिडीवल हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से मंदिर का डिटेल से बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है। और यहाँ के नगर हुए, यहाँ की सड़कें हुई, सिंचाई के कार्य हुए, तालाब हुए, इन सब में बहुत अच्छे से सार्वजनिक कार्य का निर्माण हुआ है। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम के मंदिर के नाम से एक शहर, पानी की टंकी और मंदिर का निर्माण भी किया है। इसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक अगर देखा जाए तो राजा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट राजा है। फिर उसके बाद सब कुछ जितने भी डिसीजन होते थे मेन, वो राजा ही लेते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने राज्य का ध्यान भी रखते थे, समय समय पर वहाँ पर दौरे भी लगाते थे। इसके बाद राजा का मंत्रिपरिषद होता था जो उनकी मदद करता था। सैन्य प्रशासन यहाँ पर जो है चोलों का, उसमें पैदल सेना होती थी, घुड़सवारी होती थी, हाथियों से युक्त एक बड़ी सेना होती थी। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि राजा के सभी अंगरक्षक मृत राजा की चिता में खुद को जला दिया करते थे, यानी कि वो राजा के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते थे। और राजस्व प्रशासन यानी कि किस तरीके से लगान यहाँ पर लिया जाता था, तो सिंचाई पर ध्यान देते थे यहाँ के राजा। उसके साथ साथ कावेरी नदी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। कावेरी नदी बेसिकली एक बारिश के पानी पर, मानसून पर डिपेंड रहने वाली नदी है, पता होना चाहिए आपको। भूमि कर के अलावा आय, व्यापार पर टोल, पेशेवरों करों और पड़ोसी क्षेत्रों की लूट से भी प्राप्त यहाँ पर बहुत सारा धन होता था। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो राज्य हैं छोटे छोटे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस तरीके से उनमें कैसे प्रशासन होता था छोटे लेवल पर। तो यहाँ पर 9 प्रोविंसेस पाई जाती थी। प्रोविंसेस को यहाँ पर जो है मंडलम कहा जाता था, और उनके गवर्नर जो होते थे उनको मुडाली बोला जाता था। ठीक है। और उनको सैलरी जो है लैंड के थ्रू पे की जाती थी, कैश नहीं होता था। उनको यहाँ पर आर्मी दी जाती थी मेंटेन करने के लिए, और रिसोर्सेज दिए जाते थे रिस्पेक्टिव टेरिटरी में। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स संसाधनों से बाहर एक सेना बनाए रखना और अपने अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की उनकी आवश्यकता होती थी। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो प्रांतों की बारी बारी से विभाजित जिलों में विभाजित किया जाता था। इसमें क्या होता था कि जिनकी संख्या 500 के लगभग थी, जो जिला होते थे वो लगभग 500 के आसपास थे, नत्तर नाम का एक स्वायत्त सभा जो है इसको चलाती थी। ठीक है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि गांव का रूल हो गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोकल, यहाँ पर दो तरह के जो है बेसिकली गांव होते थे चोला एम्पायर में। एक तरह का गांव होता था जिसमें जो अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे, और जिनको उर कहा जाता था ऐसे गांव को।
और दूसरे तरह के विलेज होते थे जिसमें अग्रहारा और जिसमें जो है ब्राह्मण रहते थे सिर्फ, ठीक है, अग्रहार, ठीक है। और अग्रहार जो ब्राह्मणों के द्वारा बसाए जाते थे, अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। अग्रहार जो है गांव के सभी ब्राह्मण गांव में सभा महासभा करते थे और वयस्क पुरुष उसमें भाग लेते थे। इसके अलावा जो है संपत्ति रखना, लॉटरी, हर बार मतलब उसको जो है उसके डिपार्टमेंट जो है अलग अलग लोगों को सौंपे जाते थे, उसके लिए लॉटरी होती थी। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब का रख रखाव किया जाता था, ठीक है। और स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर सामंतवाद की वृद्धि ने स्वायत्ता की को सीमित करने की ओर प्रवृत्त किया। अगली जो टॉपिक है वो है सोसाइटी। चोल साम्राज्य का समाज कैसा था? तो समाज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चार जो है सिस्टम, चार जो लेवल का वर्ण व्यवस्था थी वो यहाँ पर पाई नहीं जाती थी। वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। सबसे नीचे शूद्र, फिर ऊपर वैश्य, फिर ऊपर आपके क्षत्रिय, फिर आपके ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो थे वो यहाँ पर बहुत सारे उनको प्रिविलेज मिली हुई थी और उनको टैक्सेशन से भी यहाँ से बाहर कर दिया गया था। उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। रिलीजियस लेवल पर और इकोनॉमिक पावर उनके पास काफ़ी ज़्यादा थी। फिर देखा जाए तो उनका चोल सम्राटों ने खुद को सौर और चंद्र राजवंशों से जोड़ा हुआ था और क्षत्रिय स्थिति का दावा किया और खुद को ब्रह्म क्षत्रिय भी बताया। इसके साथ साथ व्यापारिक समुदायों ने वैश्य की स्थिति का दावा किया और खुद को कामती, विनिज्या, चेट्टियार यहाँ पर बोला। साथ के साथ जो शेष समाज है उसमें शूद्र, असत जो है इस तरीके से निचला विभाग में बटा हुआ था। जो सत शूद्र होते थे वे उच्चतर या केवकला जैसे वर्ग शामिल होते थे, जैसे बुनकर थे, मंदिर की ओर से कर एकत्रित कर लेते थे, और जो बुनकर थे शाही परिवार के लिए कपड़े बनाते थे। वेलाल जो प्रमुख किसान थे वो भी शत शूद्रों के अधीन आ गए थे, यानी कि शत शूद्र अच्छे होते थे, थोड़े से डेवलप थे मतलब। अशत शूद्र में क्या आता था, ये वो पेरानियंस और चकलियंस होते थे जो आपके अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आते थे और बेसिकली ये सोसाइटी से बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, ठीक है। और इनमें जो है चोल समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का आयात किया जाता था। महिलाओं की स्थिति जो है रानियों जैसी थी। वेश्याएं भी मौजूद होती थी। चोल समाज को ब्राह्मणों और वेल्लालों के बीच उच्च जातियों और अछूतों के बीच कैकालों और सोल्या के बीच वेलंगई इनकी तरह यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। चोल शासक जो है कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा वैष्णव रामानुज के उत्पीड़न से स्पष्ट है कि शैवियों और वैष्णवों के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा मतभेद रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समाज के बारे में जान लिया। अब ट्रेड और कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चीन तक भी यहाँ पर ट्रेड होता था, व्यापार किया जाता था। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और इवन चाइना के साथ भी यहाँ पर चोल जो है राजा व्यापार करते थे। इनमें देखो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है 72 नगरम का, जिनके साथ जो ट्रेड गिल्ड गिल्ड मैंने बताया है श्रेणी, ठीक है, वो श्रेणी यहाँ पर शामिल की गई थी। तो इसमें जो आपका मणिग्रामम, अयोवेल्लू और जिन्हें रुवर नांदेसी और ये सब जो आप देख सकते हैं। महाबलीपुरम को नगरत्तार के नाम से भी जाना जाता था। व्यापारिक संगठनों ने ट्रंक सड़कों पर एरवेरीपट्टनम नामक किलेबंद बस्तियों का गठन किया और नीलेपई नामक सेना की छावनियों द्वारा उनको संरक्षण भी दिया। तो ये चोल सम्राटों का जो बेसिकली ट्रेड था, कि ट्रेड करने का मतलब है व्यापार का, कि वो दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे और काफी ज्यादा, जैसे कि मैंने मैप में भी आपको दिखाया था शुरू में, एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैप में आप मैंने दिखाया था आपको, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है बड़ी सी, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो व्यापार है कहाँ से कहाँ तक आपका हो रहा है। चाइना से इधर मलाय, इंडोनेशिया, यहाँ तक जो है व्यापार पूरा फैला हुआ है। तो मैप को एक बार अच्छे से आप बार बार देखें, रिवाइज करें साथ के साथ। अब फिर से चलते हैं। हाँ जी, ट्रेड और कॉमर्स। तो ट्रेड और कॉमर्स मैंने बता दिया आपका कहाँ कहाँ तक ये ट्रेड करते थे। फिर इसके बाद जो आखिरी बात मैं बताना चाहूंगी कि ज़्यादातर बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था। मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान यहाँ पर लिया जाता था। ज़्यादा यहाँ पर कोई ख़ास जो है चीज़ें कैश में ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। जैसे मेरे पास आलू है, आपके पास टमाटर है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में यहाँ पर
पैडी भी जो है एक यूनिट ऑफ एक्सचेंज था गोल्ड कॉइन्स के लिए। यानी कि सोने के सिक्कों के बदले आप चावल भी मिलते थे। पौन, कासू, कलांजू जो इस तरह के सोने के सिक्के यूज़ किए जाते थे और सिल्वर कॉइन्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। इसके बाद कुछ चोल सम्राटों ने इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन तक दूतावास भेजे। चोल काल के मंदिर धार्मिक गतिविधियों के अलावा कला, शिल्प और विकास के केंद्र भी थे। यहाँ पर पत्थर काटने वाले, बुनकर, कुम्हार और अलग-अलग जो है काम करने वाले मजदूर पाए जाते थे। मंदिर वस्तुओं के आदान-प्रदान का केंद्र बन गया। मंदिर कारीगरों, व्यापारियों, किसानों कि से भी कर वसूल करते थे। मंदिरों और राजाओं से भूमि जो दान और अनुयायियों से प्राप्त होती थी, यानी कि कोई दान में दे गया या जो है ऋण के थ्रू या लगान के थ्रू जो भूमि जो कर आता था उसी से इनका काम चलता था। तो जो चोल साम्राज्य है उसको इम्पीरियल क्यों बोला गया है? इम्पीरियल बोलने का मतलब और इसका कहाँ-कहाँ तक ये फैला हुआ था, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो चोल जो है शाही चोल, इम्पीरियल चोलास, द ग्रेट चोल एम्पायर, इसके बारे में आप खुद भी पढ़ें, मैंने भी आपको कराया। और आपको क्लास कैसा लगा? छुट्टी के दिन मैंने ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लिया, छोटा-सा टॉपिक आपको कराया है, पर आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। आप इसको ज़रूर बार-बार देखें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है? तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही और आज के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली! आप सबको दिवाली मुबारक हो। धन्यवाद।